अभिवादन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात कर रहे हैं जो भारत में न जाने कितने परिवारों के लिए एक बड़ी उलझन है। ये है अविभाजित पैतृक या कह लें संयुक्त संपत्ति की बिक्री का मामला। सोचिए, कोई शहर में रह रहा है, सालों बाद गांव लौटा और पता चला कि पुरखों की जमीन का कोई हिस्सा परिवार के ही किसी ने बिना बताए बिना पूछे बेच दिया। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। और अक्सर ये झगड़ों, लंबी कानूनी लड़ाइयों और हाँ, कभी-कभी तो गंभीर अपराधों की जड़ भी बन जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कानूनी पहलुओं, अदालतों के अहम फैसलों और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है इस काफ़ी उलझे हुए विषय को थोड़ा आसान बनाना, जोखिमों को समझना और जानना कि सही रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय, जैसा आपने कहा, बहुत आम है और दिखाता है कि भारत में जमीन के झगड़े कितने पेचीदा हो सकते हैं, खासकर तब जब संपत्ति का कोई औपचारिक मतलब कागजी बंटवारा हुआ ही ना हो। तो हम देखेंगे कि कानून क्या कहता है, खरीदारों के लिए क्या खतरे हैं और जो पीड़ित हिस्सेदार हैं उनके पास क्या कानूनी रास्ते हैं। और हाँ, हिंदू उत्तराधिकार कानून और कुछ जरूरी अदालती फैसलों पर भी बात करेंगे जिन्होंने इस मामले में काफी कुछ साफ किया है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो हम कहते हैं संयुक्त संपत्ति या अविभाजित पैतृक संपत्ति, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है कानूनी तौर पर? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर सारे हिस्सेदारों के बीच मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, कोई औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है। लिखा पढ़ी मतलब कोई अग्रीमेंट जिस पर सबके दस्तखत हों? जी हाँ, बिल्कुल, जिस पर सभी सहमत हों, सबके हस्ताक्षर हों। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कानून उसे संयुक्त संपत्ति ही मानता है, अविभाजित, अनडिवाइडेड। ठीक है। असली समस्या तब शुरू होती है जब कोई एक हिस्सेदार शायद ये सोचकर कि वो सिर्फ अपना हिस्सा बेच रहा है, हाँ, उस संयुक्त संपत्ति का कोई भौतिक टुकड़ा मतलब जमीन का कोई पहचाना जा सकने वाला हिस्सा, जैसे एक खेत का उत्तरी कोना या सड़क वाला हिस्सा, किसी और को बेच देता है। लेकिन जैसा हमने कहा, बंटवारा तो हुआ ही नहीं, तो ये तय ही नहीं है कि उसका हिस्सा है कौन सा, जमीन पर कहाँ है। अच्छा। यहीं से सारी गड़बड़, सारे विवाद और कानूनी उलझनें शुरू होती हैं। और ये सिर्फ कहासुनी तक नहीं रहता शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना जरूरी है कि भारत में जमीन के झगड़े कई बार बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं। हत्या और अपहरण तक की नौबत आ जाती है। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। बाप रे! तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेला हिस्सेदार अपनी मर्जी से संपत्ति का कोई टुकड़ा बेच ही नहीं सकता? कानूनी तौर पर क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ एक बारीक बात है समझने वाली। सैद्धांतिक रूप से एक हिस्सेदार संपत्ति में अपनी अविभाजित हिस्सेदारी बेच सकता है। अविभाजित हिस्सेदारी मतलब संपत्ति में अपना फ्रैक्शनल इंटरेस्ट। जैसे अगर 4 भाई हैं तो 1/4 हिस्सेदारी। वो ये कह सकता है कि मैं अपना 1/4 अधिकार बेच रहा हूं, लेकिन वो संपत्ति का कोई विशिष्ट, पहचाना जा सकने वाला भौतिक टुकड़ा नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि विभाजन हुआ ही नहीं। वो कैसे बताएगा कि उसने जमीन का कौन सा प्लॉट बेचा है, उत्तर वाला, दक्षिण वाला? ये तो तय नहीं हुआ है कानूनी तौर पर। अच्छा। वैध बंटवारा तो वही है जिस पर सभी हिस्सेदारों की सहमति हो, सबके हस्ताक्षर हों, चाहे स्टैम्प पेपर पर हो या सादे कागज पर, सबकी सहमति जरूरी है। इसके बिना संपत्ति कानूनी नजर में संयुक्त ही है। तो हाँ, आप अपना अविभाजित हिस्सा बेच सकते हैं, पर यह खरीदार के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। और इसी जोखिम की वजह से शायद जानकारी में ऐसे खरीदार को बेवकूफ या महामूर्ख तक कहा गया है। ये शब्द तो काफी सख्त है। इसके पीछे वजह क्या है? इतना बड़ा जोखिम क्यों है? वजह बहुत ठोस और गंभीर है, कानूनी भी और व्यवहारिक भी। सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा खरीदार जिसने अविभाजित संपत्ति का टुकड़ा खरीदा है, पैसा देने के बावजूद उस जमीन पर कानूनी कब्जा, लीगल पोजीशन हासिल नहीं कर सकता। क्या? कब्जा नहीं मिल सकता। पैसा देने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद भी। जी हाँ, रजिस्ट्री शायद हो भी जाए, लेकिन कानूनी कब्जा नहीं मिलेगा। सोचिए, आपने लाखों रुपए लगा दिए, पर आप उस जमीन पर कानूनी तौर पर जा नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों? कब्जा क्यों नहीं? क्योंकि कानूनी तौर पर यह साफ ही नहीं है कि बेचने वाले हिस्सेदार का वास्तविक भौतिक हिस्सा जमीन पर कहाँ था, कौन सा टुकड़ा उसका था। जब तक सारे मूल हिस्सेदार मिलकर बंटवारे का मुकदमा, जिसे पार्टीशन सूट कहते हैं, दायर नहीं करते और उसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता। और उसमें तो सालों लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, सालों लग सकते हैं। तब तक खरीदार का पैसा पूरी तरह से फंस गया।
वो बस इंतजार कर सकता है, अपने निवेश का कोई फायदा नहीं उठा सकता है। जानकारी में केस का जिक्र है रामदास बनाम सीताबाई। ये सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। हाँ। ये इसी सिद्धांत को पक्का करता है कि अविभाजित संपत्ति के खरीदार को तब तक कब्जा नहीं मिल सकता जब तक संपत्ति का औपचारिक बंटवारा न हो जाए। ये एक सेटल्ड लॉ है। अच्छा, और मान लीजिए बाकी हिस्सेदारों ने बंटवारे का मुकदमा कर दिया, तो क्या ये खरीदार जिसने वो टुकड़ा खरीदा था उस मुकदमे में शामिल हो सकता है? अपना दावा पेश कर सकता है? खरीदार कोशिश तो करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भी मुकदमे में पार्टी बनाया जाए ताकि वो कह सकें कि ये टुकड़ा मेरा है। लेकिन जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, अदालतें आमतौर पर उन्हें सीधे तौर पर पार्टी बनने की इजाजत नहीं देती। क्यों नहीं? तर्क वही है, जब संपत्ति बंटी ही नहीं थी तो आपने निश्चित रूप से क्या खरीदा। आपका अधिकार अगर कोई बनता भी है तो वो केवल उस हिस्से पर बनेगा जो बंटवारे के बाद बेचने वाले के खाते में आएगा, न कि उस खास टुकड़े पर जिसे आपने खरीदने का दावा किया था। तो खरीदार एक तरह से कानूनी भंवर में फंस जाता है, उसका दावा बहुत कमजोर हो जाता है। ये तो वाकई खरीदार के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, उसकी पैतृक संपत्ति का हिस्सा उसकी मर्जी के बिना बेच दिया गया। उसे क्या करना चाहिए? लोग अक्सर क्या करते हैं, सीधे पुलिस थाने या एसडीएम कोर्ट। हाँ, और यहीं पर अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। विश्लेषण साफ कहता है कि ऐसे मामलों में पुलिस या एसडीएम कोर्ट जाना समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। बर्बादी क्यों? क्योंकि पुलिस का काम कानून व्यवस्था देखना है। वो ये तय नहीं कर सकते कि जमीन का मालिक कौन है या किसका कितना हिस्सा है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? शांति भंग होने से रोकेंगे, कहेंगे ये सिविल मामला है, आप कोर्ट जाइए, बस। और एसडीएम कोर्ट? वहां तो जमीन के कुछ मामले जाते हैं शायद। एसडीएम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी सीमित है। वो मुख्य रूप से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखते हैं, जैसे खसरा खतौनी में नाम चढ़ाना या कुछ खास भूमि कानूनों के तहत कार्रवाई करना। वो भी किसी का हिस्सा घोषित नहीं कर सकते या संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकते। ये सिविल कोर्ट का काम है। तो फिर लोग क्यों जाते हैं वहां? शायद जानकारी की कमी से या गुस्से और हताशा में। कुछ लोग तो और गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जैसे हिंसा करना या दूसरे पक्ष पर झूठे क्रिमिनल केस डाल देना। इससे मामला सुलझता नहीं बल्कि और बुरी तरह उलझ जाता है। पारिवारिक रिश्ते हमेशा के लिए तबाह हो जाते हैं। ये तरीके बिल्कुल गलत हैं। तो फिर जो पीड़ित हिस्सेदार है उसके लिए सही और कारगर रास्ता क्या है कानूनी तौर पर? कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा दायर करना, जिसे अंग्रेजी में सूट फॉर पार्टीशन कहते हैं। अच्छा, सूट फॉर पार्टीशन। हाँ, पीड़ित हिस्सेदार को एक वकील की मदद लेनी चाहिए और सिविल कोर्ट में अपनी हिस्सेदारी का दावा करना चाहिए और संपत्ति के औपचारिक विभाजन की मांग करनी चाहिए। इसी मुकदमे में फिर अदालत सभी पक्षों को नोटिस भेजती है, सबकी बात सुनती है, सबूत देखती है और फिर तय करती है कि किसका कितना कानूनी हिस्सा बनता है। और फिर अदालत संपत्ति का भौतिक रूप से विभाजन का आदेश देती है, या अगर विभाजन संभव न हो तो नीलामी करवाकर पैसा बांटने का आदेश दे सकती है। यही स्थायी और कानूनी समाधान है। ये प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन इस मुकदमे में अदालत हिस्सेदारी कैसे तय करती है, कौन कानूनी वारिस है, संपत्ति कैसी है, यहीं पर शायद हिंदू उत्तराधिकार कानून और जो बड़े अदालती फैसले हुए हैं वो काम आते हैं। बिल्कुल, यहीं पर ये सब चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अब थोड़ा इस पर बात करते हैं। हिंदू कानून में पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? देखिए, पारंपरिक हिंदू कानून के तहत पैतृक संपत्ति वो है जो किसी व्यक्ति को अपने पिता, दादा और परदादा से विरासत में मिली हो। मतलब कम से कम 4 पीढ़ियों तक वो संपत्ति बिना बंटवारे के चली आ रही हो। 4 पीढ़ी, पिता, दादा, परदादा। हाँ। और ये संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की सहमालिकाना संपत्ति होती है, को-पार्सनरी प्रॉपर्टी। को-पार्सनरी, इसका क्या मतलब है? को-पार्सनर वो होते हैं जिनका संपत्ति में जन्मसिद्ध होता है। पारंपरिक रूप से ये सिर्फ पुरुष होते थे। ये HUF का हिस्सा होते हैं। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और खासकर इसमें 2005 में जो संशोधन हुआ, उसने इस पूरी व्यवस्था को काफी बदला है, खासकर बेटियों के अधिकारों के मामले में। हाँ, 2005 का संशोधन तो बहुत बड़ा था। उसने बेटियों को बेटों के बराबर ला दिया। जी हाँ, और इसी सिलसिले में कुछ बहुत महत्वपूर्ण अदालती फैसले आए हैं जिनका जिक्र जरूरी है। सबसे पहले विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। हाँ, इसके बारे में सुना है। इसने 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी। एक, बेटियां भी बेटों की तरह जन्म से ही को-पार्सनर हैं।
पैतृक संपत्ति में उनका बराबर का हक है। और दूसरी? जो शायद और भी अहम है कि बेटी को यह अधिकार मिलेगा भले ही उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं, जिस दिन यह संशोधन लागू हुआ था। अच्छा, मतलब ये कानून पिछली तारीख से लागू हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव है। इसने लैंगिक समानता की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। ये तो सच में क्रांतिकारी फैसला था। अच्छा, और संपत्ति के नेचर को लेकर भी कुछ फैसले हुए हैं कि विरासत में मिली संपत्ति पैतृक रहेगी या स्वअर्जित बन जाएगी। ये भी एक उलझन रहती है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अदालतों ने स्थिति साफ की है। 2 केस यहाँ याद रखने लायक हैं। उत्तम बनाम सौभाग्य सिंह 2016 और उससे भी पहले का चंद्रसेन बनाम श्रीमती गुलित कौर 1986। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अगर किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से कोई संपत्ति विरासत में मिलती है, हाँ। चाहे वो बंटवारे से मिले या बिना वसीयत के मृत्यु होने पर मिले, तो वो संपत्ति उसके अपने हाथों में उसकी स्व-अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ओह, पैतृक नहीं। वो ऑटोमेटिकली HUF की संपत्ति नहीं बनेगी। हाँ, अगर वो व्यक्ति खुद चाहे तो उसे अपनी और अपने बेटों की HUF में मिला सकता है, लेकिन अपने आप नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1956 के बाद आपको अपने पिता से कोई जमीन मिली है, तो वो आपकी अपनी संपत्ति है। आप उसे जैसे चाहें बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। आपके बच्चों का उसमें जन्म से अधिकार कोपार्सनरी राइट नहीं होगा, जैसा पुराने कानून में होता था। अच्छा, तो 1956 के कानून ने विरासत में मिली संपत्ति का चरित्र ही बदल दिया एक तरह से। ये जानना तो बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। और हाल के कुछ और फैसले भी हैं जिनका जिक्र है, लिव इन रिलेशनशिप या महिला की संपत्ति को लेकर। हाँ, 2 और हालिया मामले हैं जो ध्यान देने लायक हैं। एक है रेवना सिद्धप्पा बना मल्लिकार्जुन 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी अपने पिता की पैतृक और स्वअर्जित दोनों तरह की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार है। अच्छा। हाँ, हालांकि कोपार्सनरी अधिकारों पर अभी थोड़ी और स्पष्टता आनी बाकी है, पर एक अहम कदम है बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में, चाहे वो पारंपरिक विवाह से न जन्मे हों। और दूसरा है अरुणाचल गोंडर बनाम पुन्नुसामी 2022। इसमें कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत किए मर जाती है, तो उसकी वो संपत्ति जो उसे अपने मायके यानी माता पिता से मिली थी, हाँ, वो उसके पति या बच्चों को नहीं जाएगी। वो वापस उसके पिता के वारिसों को, मतलब उसके भाई बहन वगैरह को चली जाएगी। और जो ससुराल से मिली हो? हाँ, और जो संपत्ति उसे अपने पति या ससुर से मिली थी, वो उसके पति के वारिसों को जाएगी। तो ये फैसला महिला की अलग अलग तरह की संपत्ति के उत्तराधिकार को स्पष्ट करता है। ये सारे फैसले दिखाते हैं कि कानून कैसे बदल रहा है समाज के साथ, और खासकर बेटियों के अधिकार, परिवार की बदलती परिभाषाएं, संपत्ति का वर्गीकरण, इन सब पर असर पड़ रहा है। यहाँ एक और बात याद रखनी चाहिए शायद, कि दावा करने की भी कोई समय सीमा होती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। सीमा अधिनियम या लिमिटेशन एक्ट के तहत पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने या बंटवारे का मुकदमा करने के लिए आमतौर पर 12 साल की समय सीमा होती है। 12 साल? ये कब से शुरू होती है? सामान्यतः ये तब से शुरू होती है जब आपको आपके अधिकार से इनकार किया जाता है, या जब कोई दूसरा हिस्सेदार संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा, मतलब एडवर्स पोजेशन, कर लेता है। एडवर्स पोजेशन मतलब जब कोई दूसरा आपकी जमीन पर खुले तौर पर आपकी जानकारी में बिना आपकी इजाजत के इस तरह काबिज हो जाए जैसे वो ही मालिक हो, और आप 12 साल तक कुछ ना करें, तो आपका अधिकार खत्म हो सकता है। इसलिए अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना, और अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो समय पर कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। देर करने से आपका दावा कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, तो इस पूरी काफी विस्तृत चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? खरीदारों और सह मालिकों दोनों के लिए मुख्य सबक क्या है? खरीदारों के लिए संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। कभी भी किसी भी हालत में संयुक्त या अविभाजित संपत्ति का कोई हिस्सा सिर्फ एक हिस्सेदार के कहने पर या उसके दस्तखत पर मत खरीदिए, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद लगे। हाँ, चाहे कितना भी भरोसेमंद लगे या सौदा कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। खरीदने से पहले पक्का करें कि बिक्री के कागज पर सभी कानूनी हिस्सेदारों के दस्तखत हों, या फिर कम से कम उन सबसे एक लिखित और रजिस्टर्ड NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लें। और ये जो होता है कि स्थानीय स्तर पे मैनेज कर लेंगे, हमारा रसूख है, हाँ, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। किसी के रसूख या जुगाड़ से सिविल कोर्ट के कानून नहीं बदलते, मुकदमे सालों चलते हैं।
और जैसा हमने देखा, अंत में आपको कब्जा भी नहीं मिलेगा और पैसा भी डूब सकता है। संपत्ति खरीदने से पहले पूरी कानूनी जांच पड़ताल, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, जिसमें टाइटल सर्च और सभी हिस्सेदारों की सहमति की पुष्टि शामिल है, ये बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। और उन हिस्सेदारों के लिए क्या सलाह है जो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं या जो सहमालिक है? उनके लिए सबक यह है कि उन्हें यह समझना होगा कि बिना औपचारिक बंटवारे के अपनी मर्जी से जमीन का कोई टुकड़ा बेचना ही सारे फसाद की जड़ है। यही चीज भविष्य के विवाद, पारिवारिक झगड़े, मारपीट और यहां तक कि खून खराबे का कारण बनती है। अगर आप वाकई अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं तो पहला कदम है सभी सहमालिकों के साथ मिलकर संपत्ति का एक औपचारिक, लिखित और हो सके तो रजिस्टर्ड बंटवारा करवाना। ये आपसी सहमति से हो सकता है? हाँ, अगर सब राजी हैं तो आपसी सहमति से बंटवारानामा बनाकर रजिस्टर करवा लें। अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर अदालत में पार्टीशन सूट दायर करके बंटवारा करवाएं। बंटवारा होने के बाद ही ये साफ होगा कि आपका निश्चित हिस्सा जमीन पर कहाँ है। तब आप उस हिस्से को बिना किसी कानूनी जोखिम के बेच सकते हैं। यही एकमात्र सुरक्षित और सही तरीका है। ये आपको, आपके परिवार को और उस बेचारे खरीदार को भी भविष्य की अंतहीन कानूनी परेशानियों से बचाएगा। तो हमने देखा कि ये जो अविभाजित पैतृक संपत्ति की बिक्री का मामला है, ये ऊपर से देखने में शायद सीधा लगे, पर कानूनी तौर पर ये कितना पेचीदा और जोखिम भरा हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही या चूक खरीदार को सालों की मुकदमेबाजी में फंसा सकती है, परिवारों में कड़वाहट और दुश्मनी पैदा कर सकती है। सबसे जरूरी बात यही निकली कि सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, यानी बेचने से पहले औपचारिक बंटवारा करवाना, सबसे ऊपर है। कैसे देखती हैं? और बेटियों के अधिकारों पर विनीता शर्मा जैसे फैसलों ने तो समानता के सिद्धांत को और मजबूत किया है। निचोड़ यही है कि जानकारी ही बचाव है। चाहे कोई खरीद रहा हो या बेच रहा हो, कागजात ध्यान से देखें, सारे हिस्सेदारों की सहमति पक्की करें और जरूरत लगे तो किसी अनुभवी वकील से सलाह जरूर लें। अज्ञानता या लापरवाही की कीमत यहां बहुत भारी पड़ सकती है। संक्षेप में कहें तो बिना बंटवारे के किसी एक हिस्सेदार से जमीन का टुकड़ा खरीदना खरीदार के लिए एक तरह से कानूनी तौर पर खोखला सौदा है। आ रहा है। ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, बंटवारे के मुकदमे, ये अक्सर बहुत लंबे चलते हैं, खर्चीले होते हैं और परिवारों में कड़वाहट भर देते हैं। तो क्या विवाद सुलझाने के कुछ और तरीके, जैसे मध्यस्थता यानी मीडिएशन या सुलह यानी कंसीलिएशन, जो शायद कोर्ट के बाहर हों, क्या ये इन पारिवारिक झगड़ों को बढ़ने से या रिश्तों को बचाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं, खासकर मामला कोर्ट तक पहुंचने से पहले? क्या ये तरीके ज्यादा कारगर हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण विषय के साथ।